हॉस्टल में देखा, जो माहौल था जी। उस माहौल से हमें तो समझ में नहीं आया कि हम यहाँ पढ़ सकते क्या हैं। मतलब किस तरीके का माहौल था, थोड़ा सा खुल के बताएं आप। हाँ। स्टूडेंट का जो माहौल होता है उस तरीके से लोग हंगामा कर रहे हैं। अच्छा। पढ़ाई लिखाई की कोई बात ही नहीं हो रही है। कि 2 जून को ये कांड हुआ था और ये बहुत ही चर्चित कांड है, गेस्ट हाउस कांड। देखिए, मायावती ने मतलब आपको आरोपी भी बनाया गया था उसमें, आप जेल भी गए। तो क्या ये गेस्ट हाउस कांड क्या था? उस समय एक ऑडियो वायरल हुआ तहसीलदार के साथ का, आपकी आवाज़ थी उसमें, और तहसीलदार से आप कह रहे थे किसी ट्रैक्टर को छुड़ाने का। वो कह रहा था अवैध है और आपने कहा कि नहीं, जो है उसको छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आपने कहा 24 घंटे का समय देते हैं और 24 घंटे में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। नेताजी को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? हम तो दाल रोटी खाने वाले आदमी। दाल रोटी पसंद है, बाहर चाट वाट कुछ? उन्होंने एक डायरी में हमारा नाम सब पता नोट कर लिया। तो आप ये वो वाकया बता रहे हैं जब आप मुलायम सिंह से मिले थे? हाँ, मुलायम सिंह यादव ने पार्टी खड़ी की थी, उन्होंने दिन और रात मेहनत की थी, लोगों को लगाया था, खुद मेहनत की थी, तो उन्हें वो परिस्थितियाँ पता थी। लेकिन जो उस पीढ़ी के बाद जो लोग पैदा हुए, उन्हें पार्टी हरी भरी मिली। इज्जत और सम्मान जिसके लिए हमने 45 साल लगाए, तो उसमें भी अगर कहीं कंजूसी होगी, उसमें भी कहीं कोई बात होगी, तो फिर निश्चित रूप से तकलीफ होगी। लेकिन पार्टी भी आज जहाँ है, वो सींचा है आपने, वही तो कह, पार्टी भी जिस बुलंदी पे है, उस पार्टी को बनाने में भी हमारा भी खून पसीना लगा है। लेकिन जो हमारी आज की पीढ़ी है वो ये बात महसूस नहीं करती है। हम पूरी तरीके से राजनीति में भी अपने क्षेत्र में हम सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सीएम मोहन यादव। लोग कहते हैं कि आपके बहुत करीबी उनसे संबंध रहे हैं। लोगों ने हमारे नेताओं से कहा होगा कि इनके रिश्ते हैं या आते जाते हैं, और नेताओं ने उनकी बात सुनी होगी। जो भी है, पैसे के लिए राजनीति की नहीं की हमने, इज्जत और सम्मान के लिए राजनीति की। अमित शाह के साथ भी आपकी नजदीकियां मानी जाती हैं, तो आप कभी भी जब बैठते होंगे तो आपस में थोड़ी बहुत बात तो होती होगी। कभी कोई ऑफर मिला कि शायद नेताजी जो है पार्टी चेंज कर सकते हैं 22 के विधानसभा में? देखिए, अच्छा, अखिलेश यादव ने उस मीटिंग के बाद कभी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की? और हमने एक बात और कही है कि हमने अपनी इज्जत और सम्मान के लिए हमने राजनीति की है। इज्जत और सम्मान के लिए हम राजनीति करेंगे, सम्मान रहेगा, जरूर ताकत लगा करके पूरी तरीके से करेंगे। हम इज्जत और सम्मान से कहीं समझौता नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इज्जत और सम्मान पे। इज्जत और सम्मान से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। साक्षी राय पॉडकास्ट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। Hi guys, welcome to the साक्षी राय पॉडकास्ट and this episode is presented by चावलास 2। मैं हूं साक्षी राय और आज हमारे साथ हमारे सबसे पहले एपिसोड में एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बुंदेलखंड की राजनीति में पिछले कई दशकों से एक अहम रोल निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत मुख्य नाम है बुंदेलखंड के, बच्चा इनके नाम को जानता होगा। और अभी फिलहाल में हम जिनके साथ बैठे हुए हैं वो हैं नेताजी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव। बहुत बहुत स्वागत है सर द साक्षी राय पॉडकास्ट में। साक्षी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये भी बता दें, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, कोऑपरेटिव के एक देश के सबसे बड़े नेता कहे जा सकते हैं। एशिया के पटल पर भी अपना नाम जो है रोशन कर रहे हैं, मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, कंट्री का कहीं ना कहीं नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि जो है ICA जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है एशिया के, तो वहाँ पर जो है चेयरमैन हैं, क्रबको के चेयरमैन हैं, NCUI के भी चेयरमैन काफ़ी समय तक रहे हैं, और अब जो है हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आज जिनसे मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ, मैं ये इंटरनेशनल नेशनल लेवल के नेता से नहीं, मैं आपको उस नेता से रूबरू कराने जा रही हूँ जो गाँव की गलियों से निकला और जिसने जो है छात्र नेता बना, फिर शिक्षक नेता बना, फिर किसान नेता बना, फिर एक्टिव राजनीति में आए और सपा के एक बहुत ही बड़े नेता बने। तो सर से बात करेंगे। सर, जो है आपने बहुत पहले से स्ट्रगल देखा है। आप गांव में, डकोर आपका जालौन में गांव है, वहाँ से आप निकले। आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। कहाँ से आपने शुरुआत करी, क्या दौर था वो, क्या आपके घर में उस टाइम क्या स्थिति थी, कैसे आप निकले? सबसे पहले तो साक्षी जी, आपने पॉडकास्ट स्टूडियो का शुभारंभ किया जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। और आपने सबसे पहले मुझे बात करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक आपने सवाल किया है कि आपका
राजनीतिक सफ़र कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे आप यहाँ से निकल कर के आए। आपने जैसे खुद ही कहा कि हमारा गांव जालौन जनपद में डकोर गांव है और हम बिल्कुल मध्यम परिवार से, किसान परिवार से हम आते हैं। हम यहाँ तक इस सफ़र में जो संघर्ष पूर्ण कार्य करना पड़े और इसके बाद हम अपने बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों की शुभकामनाओं से हम लोगों ने इतना सफ़र सकुशल तय किया। इसके लिए हमारे सभी साथियों का जो उनकी शुभकामनाएं हैं। हम गांव के प्राइमरी स्कूल में, अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ कर के 9th 8th तक, क्योंकि उस समय 8th तक ही स्कूल हुआ करता जी। था। 8th तक पढ़ने के बाद आगे पढ़ने की समस्या थी। इसके बाद चूँकि उरई जा कर के, बगल में हमारे गांव के बगल में उरई है, 12 किलोमीटर दूर है। हाँ। तो उरई जा कर के मुझे पढ़ना था और हमारी इच्छा थी, अब हम अपने मुंह से तो नहीं कह सकते लेकिन इतना है कि पढ़ने में ठीक ठाक थे। तो हमारी इच्छा थी कि हम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में एडमिशन लें जी। हम वहाँ से निकल करके 9th क्लास में हमने राजकीय इंटर कॉलेज उरई में एडमिशन के लिए प्रयास किया और वहाँ भी लोगों से सिफारिश भी करवाना पड़ती थी, किसी से अपना कहलवा करके। हमारे फादर भी जो है शुरू से ही देश की स्वतंत्रता की लड़ाई से उन्होंने उस लड़ाई में भी सक्रिय योगदान किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपके पिताजी का भी बहुत बड़ा नाम है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुरदास यादव जी संग्रामी सेनानी थे। और हमारा गांव राजनीतिक रूप से बहुत पहले से सक्रिय था। हमारे गांव से लगभग 21 लोग, उस समय 21 लोग जिनकी उम्र 15 से लेकर के 25 वर्ष के बीच में थी, 21 लोग स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए थे और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने जेल काटी। तो हमारे फादर भी उसमें थे जी। तो हमने कहा कि उरई में एडमिशन लेना है, तो उरई में हमने एडमिशन के लिए प्रयास किया। हमारे पिताजी ने अपने कुछ जो उनके सोर्सेज थे उनसे बात करके हमारा राजकीय इंटर कॉलेज उरई में 9th में एडमिशन करा दिया जी। हम 9th में 10th में वहाँ पढ़े। इसके बाद 11th में भी उसी कॉलेज में पढ़े, 12th वहाँ से किया हमने। और इंटरमीडिएट में जो है जब कंप्लीट हो गया, इसके पश्चात हमारे पिताजी की इच्छा थी कि आप जाकर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जी। हाँ, लेकिन हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के उरई में ही पढ़ना ज़्यादा अपना बेहतर समझा। हाँ। लोकल था, लोगों से हमारे तो पहले से ही मतलब ये करना तो राजनीति दिमाग में थी, इसलिए बिल्कुल दिमाग में नहीं थी। अच्छा। उस समय बिल्कुल दिमाग में नहीं थी, लेकिन हाँ इंटरेस्ट जरूर था, क्योंकि हमारे फादर थोड़ा एक्टिव थे। हाँ। तो इंटरेस्ट रहता था, लेकिन हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, ब्लड में आया था थोड़ा सा। लेकिन चूंकि वहाँ यार दोस्त भी थे, मिलने जुलने वाले थे, तो हम अपना बाहर नहीं जाना चाहते थे। तो हम अपना जो है वहीं डीबी डिग्री कॉलेज उरई में एडमिशन लिया और एडमिशन लेकर के हमने वहाँ से बीएससी के जो है कंप्लीट किया जी। बीएससी कंप्लीट करने के बाद फिर चूँकि हमारा मैथमेटिक्स ठीक था, तो हमने सोचा कि मैथमेटिक्स में एमएससी करेंगे। तो मैथमेटिक्स में एमएससी करने के लिए फिर हमारे पिताजी ने प्रयास किया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करो। तो उन्होंने हमारे गांव के ही, हमारे फादर के साथ जो लोग एक गुप्ता जी थे, वो हमारे फादर से उम्र में भी बड़े थे। उन्होंने उनके एक ब्रदर जो है डॉक्टर पूरन चंद्र गुप्त, जो है वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में
जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे केमिस्ट्री के, तो उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि इनका एडमिशन आप वहाँ करा दो। हमने कहा ठीक है। हम गए, हमने एडमिशन भी ले लिया। एडमिशन लेने के बाद हमको कहा कि आप हमने कहा हॉस्टल की व्यवस्था करा दो। तो हॉस्टल में एक वहाँ हिंदू हॉस्टल है, हम हिंदू हॉस्टल में एक हमारे जानने वाले थे, उनके यहाँ रुक गए रात में। तो रात में हिंदू हॉस्टल में देखा जो माहौल था, उस माहौल से हमें तो समझ में नहीं आया कि हम यहाँ पढ़ सकते क्या हैं। मतलब किस तरीके का माहौल था, थोड़ा सा खुल के बताएं आप। हाँ। तो वहाँ स्टूडेंट का जो माहौल होता है उस तरीके से लोग हंगामा कर रहे हैं। अच्छा। पढ़ाई लिखाई की कोई बात ही नहीं हो रही है। अच्छा। लोग हाँ इस तरीके से। तो हमने कहा यार इससे तो अच्छा हम अपने जो है उरई में पढ़ रहे थे, उरई में पढ़ेंगे, नहीं होगा तो झांसी जाएंगे। हमने वहाँ से अपना सामान उठाया। अच्छा। बैग था, उठाया, अपना आ गए और पिताजी से कहा कि देखो अगर पढ़ना है तो हम वहाँ तो नहीं पढ़ सकते। हाँ। और हम तो झांसी में एडमिशन लेंगे। हमने आके यहाँ बुंदेलखंड कॉलेज में MSc की क्लासेस चलती थी, हमने वहाँ एडमिशन लिया। एडमिशन लेकर के हमने वहाँ पढ़ाई शुरू की। MSc हमने कंप्लीट किया। MSc कंप्लीट करने के बाद हमने फिर वहीं B.Ed भी होता था, हमने B.Ed भी कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद फिर जो है थोड़ा थोड़ा राजनीति में इंटरेस्ट, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हम लोगों का इस दौरान झांसी में इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते थे। यहाँ बुंदेलखंड कॉलेज में भी हॉस्टल चलता था। अच्छा। कॉलेज के ठीक सामने हॉस्टल है और सारे लोग हॉस्टल में रहते थे जो बाहर के थे। और हॉस्टल में काफ़ी पॉलिटिक्स होती थी, गुटबाजी होती थी, रात में झगड़े भी होते थे, खूब मारपीट भी होती थी सब एक दूसरे की। और उसके बाद जब आप करते थे मारपीट? हम लोग भी शामिल तो रहते ही थे। अच्छा। शामिल तो सब रहते ही थे। और जितने मैं बताऊं आपको, जितने आज नेता हैं, चाहे MLA MP जो भी हैं, ज़्यादातर लोग बुंदेलखंड कॉलेज से जुड़े हो गए। तो हम लोग जो है उस हॉस्टल में रह कर के पॉलिटिक्स करते थे और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए। फिर अब MSc करने के बाद हमारे परिवार की इच्छा थी कि कहीं अच्छी नौकरी में जाओ भाई और नौकरी करो। तो लेकिन वो पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि अब कॉलेज छोड़ने की इच्छा नहीं होती थी। फिर हमने LLB में एडमिशन ले लिया। अच्छा, मतलब कुछ भी करना है लेकिन कॉलेज में रहना है। LLB में एडमिशन ले लिया। फिर 3 साल हम LLB में वहाँ रहे। तो ऐसे 6 साल हम बुंदेलखंड कॉलेज में पढ़े और 6 साल के बाद हम जो है जहाँ LLB कंप्लीट हुआ, इसके बाद चूँकि ये घर वालों की इच्छा थी कि कहीं नौकरी की जाए, तो हमने कहा हमने B.Ed कर ही लिया है, तो अब हम जो है चूँकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में तो हो ही गए थे बहुत तेज़ी से, तो ये सोचा कि हम ऐसी नौकरी करें कि हम पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट बना रहे, हमारा इंटरेस्ट किल ना हो और हम जो है नौकरी भी कर लें, तो घर वालों को भी सैटिस्फैक्शन रहे। तो फिर हमने इत्तेफाक था कि हमारे जो आदर्श या हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव थे जी, वो उस समय जनता पार्टी की सरकार थी सन 78 में, 78 में। तो ये आप वो वाकया बता रहे हैं जब आप मुलायम सिंह से मिले थे? हाँ, हम वो एक ही साथ जुड़ा हुआ है, हम पूरा बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सन 78 में वो यहाँ आए थे। ठीक है। एक बार हम ऐसी मुलाकात हुई थी, तो लोगों ने परिचय दिया, बड़े तेज तर्राक जो है लीडर हैं, ये है युवा नेता। हाँ, तो मुलाकात हो गई थी। इसके बाद जब वो सन 80 में आए उरई में, इत्तेफाक से हमारी इच्छा हुई कि हम मिलें जाकर के। तो हमने कहा हम जा रहे हैं तो हम बात करेंगे कि भाई हमारी कहीं नौकरी लगवा दो, हमने पढ़ा लिखा है और हमारी नौकरी लग जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम जो है वहाँ गए, तो हमने उनसे बात की
तो उनने कहा कि ठीक है, नौकरी करना है तो नौकरी तो करो, ठीक है, लेकिन तुम जो है तेज तर्राक व्यक्ति हो, अच्छे नेता बन सकते हो, तुम हमारे साथ जुड़ करके राजनीति में सक्रिय हो। तो हमने कहा हम तो यही चाहते हैं अच्छा कि हम जो है राजनीति में बने रहें और साथ साथ हमारा, क्योंकि हमारे घर वाले जो है एकदम राजनीति में आने की सलाह नहीं देंगे। हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भी देखेंगे। उन्होंने एक डायरी में हमारा नाम सब पता नोट कर लिया और उन्होंने डायरी जेब में डाल ली। इसके बाद फिर हमने प्रयास किया, तो हम श्री कृष्ण इंटर कॉलेज परोना में वैकेंसी निकली, हमने अप्लाई किया, हम उसमें लेक्चरर हो गए। अच्छा। तो हाँ, हम वहाँ कॉलेज में हमने ज्वाइन कर लिया पढ़ाई। फिर हम इसके बाद नेताजी के पास गए, हमने बताया, और बताने के बाद फिर जो है इसके बाद हम लोगों ने यहाँ कॉलेज में नौकरी करना शुरू कर दिया। वहीं माननीय नेताजी से भी हमारी मुलाकात होती रही। ये शुरुआत थी। आप किसान नेता भी बने, आपने उस टाइम पे किसानों के लिए भी बहुत आवाज़ बुलंद करी। अब इसके बाद हम आगे और बता रहे हैं जी। इस स्टोरी में। जी। फिर एक बार माननीय नेताजी ने, झांसी में कोई आदमी था नहीं उस समय, लोकदल था, वो माननीय मुलायम सिंह यादव लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और हम उनसे हमारी केवल मुलाकात होती थी। वो एक बार झांसी आए तो उन्होंने जो डायरी में हमारा एड्रेस लिखा था उस पर एक 2 लाइन की हमें चिट्ठी लिखी कि हम झांसी साबरमती एक्सप्रेस से सुबह आ रहे हैं। अच्छा। और तुम मिलना हमको। तो हमने जिस तरीके से बताया कि हम तो हॉस्टल में रहते थे, हमारी नौकरी भी लग गई, तब भी हॉस्टल हमने नहीं छोड़ा। हाँ। MA हिस्ट्री में भी एडमिशन ले लिया, दोनों काम करने लगे। हाँ। तो फिर जब नेताजी आए उस दिन, तो हम साबरमती एक्सप्रेस पे उनको लेने गए। तो हॉस्टल में तो जहाँ बहुत लोग रहते थे, हम सब लोग 25-50 लोग चले गए जी। तो उस समय उनको, वो जब साबरमती एक्सप्रेस से उतरे तो हम लोगों ने खूब नारे लगाए उनके। हाँ, तो बस इसमें वो कहीं ना कहीं प्रसन्न हो गए होंगे। बड़े प्रसन्न हुए कि झांसी में इतने लोग हमारे साथ, ये तो बहुत अच्छा काम हुआ। उसी वक्त पर उन्हें आपका पसंद आ गया। हम लोग साथ में जुड़ गए, और उस समय से लेकर के आज तक माननीय मुलायम सिंह यादव जी का हमारे ऊपर बरदस्त रहा, बिल्कुल पूरा आशीर्वाद रहा। बड़े उतार चढ़ाव आए, कई बार सरकार भी आई, और सरकार में माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, हमें बहुत इज्जत मिली, बहुत सम्मान मिला, बहुत ताकत मिली। बिल्कुल ये और तो कभी कभी हम लोगों को परिस्थितियाँ प्रतिकूल हुई, हम लोगों को लाठी भी खाना पड़ी, हम लोगों को मार भी खाना पड़ी, जेल भी जाना पड़ा। हाँ। सब कुछ करना पड़ा। अच्छा, कुछ ऐसे एक आध 2 किस्से आप बताना चाहेंगे जिसमें आपको जेल जाना पड़ा? क्या ऐसे किस्से थे? हाँ, जेल तो वैसे तो आंदोलन में शुरुआत में नेताजी, उत्तर प्रदेश में किसी भी कार्यकर्ता के साथ अन्याय और अत्याचार होता था तो माननीय मुलायम सिंह यादव खुद पहुंच करके, और जहां उनका मनोबल बढ़ाते थे, वहीं वो कभी कभी आंदोलन का भी ऐलान कर देते थे। और हम लोग उसमें जेल भरो आंदोलन के रूप में धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन, ये तो आए दिन की कार्रवाइयाँ थी। तो जो हम लोग जो है आंदोलन में तो कई बार जेल गए। महंगाई का आंदोलन हो, एक बार एक महिला के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, उसको लेकर के चौधरी चरण सिंह ने आह्वान किया, नेताजी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में जी जबरदस्त आंदोलन चला, हम लोग उसमें जेल गए। एक बार गन्ना किसानों के ऊपर लाठी चली, गोली चली, उस पर नेताजी ने आह्वान किया, सारे लोग जेल चले गए, हम लोग भी जेल गए, उसमें भी हफ्तों जेल में रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा जेल में रहना पड़ा जब 95 में, जून 95 में तथा कथित कहा जाता है कि गेस्ट हाउस कांड। बिल्कुल, ये मैं पूछना भी चाहती थी कि 2 जून को ये कांड हुआ था, और ये बहुत ही चर्चित कांड है, गेस्ट हाउस कांड। देखिए, मायावती ने, मतलब आपको आरोपी भी बनाया गया था उसमें, आप जेल भी गए। तो क्या ये गेस्ट हाउस कांड क्या था? बहुत लोग ये बात सुनते हैं, लेकिन बहुत लोगों को इसकी कहानी नहीं पता है।
देखिए, ये राजनीतिक पूरी तरीके से प्रोपोगंडा था, पॉलिटिकल प्रोपोगंडा था। कहीं कोई ना कांड था, ना शुद्ध विशुद्ध राजनीतिक जो लोकतंत्र में राजनीति में जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, उसके तहत माननीय मुलायम सिंह यादव जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी जी। कांसीराम जी का पूरा समर्थन था। बहन जी ने लखनऊ पहुंच करके और समर्थन वापस लेने का ऐलान किया था। जब समर्थन वापस लिया, उस दौरान उनकी पार्टी में स्प्लिट हो गया। उनकी पार्टी में दो गुट हो गए। एक जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष थे राज बहादुर जी, उनके साथ कुछ एमएलए थे, कुछ मायावती जी के साथ एमएलए थे, वो उन लोगों ने समर्थन विड्रॉ कर लिया। जब उनकी मीटिंग बुलाई गई, बैठक बुलाई गई, तो बैठक में तो सारे लोग गए। बैठक में जो लोग गए, और बहुत से लोग जो राज बहादुर जी जिन्होंने लिख करके दिया कि नेताजी को हमारा समर्थन बरकरार रहेगा, उनके साथ जो एमएलए थे, उन एमएलए को उनने रोक लिया गेस्ट हाउस में। तो राज बहादुर जी ने ये प्रयास किया कि भाई हमारे जो समर्थक हैं, जो हमारे साथ आना चाहते हैं, उनको आने दिया जाए। उसको जो है लेने के लिए सब लोग जो वहाँ मौजूद थे, उनने प्रयास किया, लेकिन जो केंद्र में सरकार थी या जो यहाँ विपक्षी दल के लोग थे, उन लोगों ने उसको बड़ा प्रोपोगंडा बना करके और ये प्रयास किया कि कोई जा ना पाए। तो वो छीना झपटी में थोड़े आपस में खींचतान हुई। लेकिन चूँकि उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव की इन्हीं बातों को लेकर के सरकार बर्खास्त की गई थी। अब सरकार बर्खास्त केवल इस मुद्दे पे, इतने मुद्दे पे नहीं हो सकती थी। तो उसको प्रोपोगंडा बनाना ही था। कुछ बड़ा राजनीतिक माहौल बनाना था कि घटनाक्रम कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना बनाना था। तो वो उसको गेस्ट हाउस कांड का नाम दे दिया गया। और एक उसमें जब सरकार बना दी वहाँ मायावती जी की, मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई, तो एक मुकदमा कायम हुआ और SC ST का। तो मुकदमा कायम हुआ, उसमें हम लोग भी मुल्जिम थे। बहुत लोगों को मुल्जिम बनाया गया, मुल्जिम बना करके मुकदमा कायम कराया गया। हम लोगों ने प्रयास किया कि उसमें जमानत हो, जमानत नहीं हुई। काफ़ी गिरफ्तारी के लिए उन लोगों ने प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने कोर्ट में सरेंडर करके और अपनी जमानत करा ली। अच्छा। लेकिन उससे उनका पर्पस हल नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर एक दिन, उस समय हम PCF के चेयरमैन थे, यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन थे। तो जब हम जो है एक दिन PCF की मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग थी, हम उसमें गए हुए थे। बोर्ड मीटिंग उनको कंफर्म था कि मीटिंग में है। तो एक दिन फोर्स ने आकर के हमें चारों तरफ से ऑफिस में घेर लिया, गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके ले गए। 151 में गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया और सुबह हमारे ऊपर NSA लगा दिया। अच्छा। हाँ, NSA लगा के उसमें यही कहा कि जमानत के बाद आए तो इन्होंने लोगों के बीच में ऐसा माहौल पैदा, विषाक्त माहौल पैदा किया जिससे राजनीतिक और सामाजिक लोगों को बरगलाया। इस तरीके से परिस्थितियां खराब हो सकती थी। ऐसा कुछ बनाया। कितने समय आप जेल में रहे उस समय? लगभग हम 3 महीने के लगभग उस समय जेल में रहे। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने फिर हमें रिलीफ दिया और हमारी वहाँ से NSA समाप्त भी हुआ और सब सारी चीज़ें ठीक ठाक हुई। उसके तो ये सब चीज़ें तो देखिए राजनीति में चलती रहती हैं। अच्छा, बहुत लोग कहते भी हैं ऐसे कि जब तक कोई जेल नहीं गया तब तक क्या राजनीति करी। राजनीति तभी सफल होती है जब जेल हो आते हैं एक बार। नहीं, जेल देखिए, जेल जाने का भी अलग अलग महत्व है। किस वजह से? लोग जनता की समस्याओं को लेकर के, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करके, शासन प्रशासन अगर नहीं मानता है, लोगों को दबाव दे करके गिरफ्तार करता है,
उनको जेल भेजता है, तो वो जेल भेजना कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कुछ लोग जेल जाते हैं क्राइम करके, वो अलग अलग जेल जाने का मतलब है। तो अगर जनता की समस्याओं को लेकर के, जनता के जो उन पर अन्याय अत्याचार हुआ उसको लेकर के अगर कोई व्यक्ति इंकलाब जिंदाबाद करते हुए अगर जेल जाएगा तो उसका निश्चित रूप से कद बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई क्राइम करके जाएगा और वो कहे कि हम भी जेल रह के आए, हम भी नेता बन जाएंगे, तो जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। वो तो अलग चीज। तब से भी 95 के बाद से अब सर 30 साल हो चुके हैं करीबन। उसके बाद कभी ऐसा जो है पड़ा कभी अफसर की मतलब जेल जाने का मौका मिला हो? नहीं, ऐसे आंदोलन तो कई बार हुए। हाँ। आंदोलन कई बार हुए, लेकिन देखिए जब ज़्यादा लोग जेल जाने के लिए होते हैं, हाँ, तो प्रशासन भी उनको अरेस्ट करता है, हाँ, और अरेस्ट करके दिन भर बैठा करके वो छोड़ देता है। जेल में इतनी जगह नहीं है कि सबको जेल में रखा जा सके, हाँ, या कोई टेम्परेरी जेल बना देता है, हाँ, तो टेम्परेरी जेल में रख लेता है। कई बार इस तरीके की होती हैं, तो उसके लिए तो कई मौके ऐसे आए हैं कि जिन मौक़ों पे हम लोगों ने आंदोलन का ऐलान किया, और आंदोलन के ऐलान के बाद शासन प्रशासन ने अरेस्ट करके टेम्परेरी जेल में रख लिया, या पुलिस लाइन में बैठा लिया, या थाने के कैंपस में बैठा लिया, और शाम को उन लोगों ने छुट्टी भी कर दी। तो वो उनकी सुविधा भी रहती है। हमारा भी उद्देश्य कोई ये नहीं है कि हम जेल ही भेजो। हाँ। हमारा उद्देश्य है कि हमारी समस्या जो लोगों की समस्याएं हैं जिनको लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं, उन पर शासन और प्रशासन का ध्यान कैसे आकर्षित हो, उसके लिए हम गए हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि 151 लगी है, आपको ये नहीं करना चाहिए था, 144 लगी है, आपको ये नहीं करना चाहिए था, तो ठीक है, हम तो लोगों की बातों को लेकर के सड़क पे उतरे हैं, इंकलाब जिंदाबाद करते हुए आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, अन्याय अत्याचार से लोगों को निजात दिलाने के लिए आए हैं। आप चाहो तो हमें गिरफ्तार कर लो भाई, अगर हमने गलत पीछे नहीं हटेंगे, मतलब हाँ, पीछे नहीं हटेंगे। तो कई बार ऐसे मौके आए हैं, और हम लोगों ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि हम कभी जेल जाना पड़ेगा या क्या हो जाएगा मुकदमा। आज भी बहुत से मुकदमे ऐसे हैं जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए शासन और प्रशासन ने हम लोगों के खिलाफ मुकदमे लिख दिए। मुकदमे चल रहे हैं, ठीक है, चलेंगे वो तो, लेकिन उनमें हमें जुडिशरी की तरफ से हमें न्याय भी मिल रहा है कि आप लोगों का कोई दोष नहीं है इस तरीके से। मतलब लेकिन आज भी जैसे बहुत युवा जो हैं वो इसमें आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक सलाह देंगे कि भाई इन सब चीज़ों से डरो मत, और जेल जाने से घबराना नहीं चाहिए, केसेस से नहीं घबराना चाहिए? देखिए, दोनों तरफ से इस समय समस्या है। एक तरफ जो शासक वर्ग है, और दूसरी तरफ जन समस्याओं को लेकर के आंदोलन करने वाले लोग हैं। ना शासक वर्ग में इतनी, आज की तारीख में शासक वर्ग में भी इतनी कहने का मतलब पावर नहीं, मतलब गंभीरता नहीं है। वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि सामने वाले अगर आंदोलन कर रहे हैं तो कोई आपका व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में कोई आंदोलन करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख दो, उसके खिलाफ उसको क्रिमिनल ऑफेंस में जेल भेज दो, इस तरीके की कार्रवाइयाँ होने लगी। दूसरी तरफ इस डर से आंदोलन करने वाले लोगों की भी बहुत कमी हो गई है कि आंदोलन करने के लिए भी कोई नहीं आता। होता था, गांधी जी ने आंदोलन किया, गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए धरने भी दिए, पैदल मार्च भी किया, अनशन भी किया, लेकिन उस अनशन को शासक वर्ग भी महसूस करता था कि अगला आदमी अगर अनशन कर रहा है, भूखा बैठा है, तो भूखा अनशन करने वाला बैठा है, लेकिन शासक वर्ग को
उसकी तकलीफ होती थी कि अगले ने खाना नहीं सद्भावना खाया, रहती हाँ थी एक। वो जो है उनको समझाने का प्रयास करते थे, उनको खिलाने का प्रयास करते थे, इस तरीके की भावनाएं थी। तब उसका महत्व था। आज की तारीख में महत्व नहीं है। आज की तारीख में कोई अनशन पे बैठा है, कोई पूछने भी नहीं जाता, और लाठीचार्ज नहीं वगैरह भी हो जाते हैं। पहले पूछने नहीं जाता, अगर गया भी कोई, पुलिस गई भी तो 4 लाठी मारेगी, वो पकड़ के जेल में भेज देगी, ये खाना खाना वो खा लेना, नहीं खाना वो मत खाना। तो ये जब दोनों तरफ से लोगों की भावनाएं बदल गई हैं तो वो आंदोलन का कोई मतलब नहीं रहा नहीं है है। अब। और इस तरीके के आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। लोग आंदोलन करते थे, पहले आंदोलन करते थे, तोड़फोड़ भी हो जाती थी, कुछ लोग होते थे कि तोड़फोड़ भी करते थे, उसका भी अपना महत्व होता था। हम मानते हैं कि सरकारी संपत्ति का नुकसान होता था जो नहीं होना चाहिए, हम इस बात को महसूस करते हैं, लेकिन आंदोलन में ये सारी चीज़ें हो जाती थी तो सत्ता भी उसको नज़रअंदाज करती थी कि भीड़ थी, आंदोलन था, आंदोलन में कोई घटना घट गई कोई। लेकिन आज की तारीख में जो तोड़फोड़ भी हो गई, किसी का सरकारी नुकसान भी हो गया तो उसकी पेनल्टी भी उन्हीं को भुगतना है, तो कोई क्यों जाएगा। तो मुकदमा लिख गया, कल वो नौकरी भी नहीं कर पाएगा, उसको MLA MP का चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा, तो काहे को कोई आंदोलन करेगा। ना कोई आंदोलन करने वाला है, ना आंदोलन की आवाज़ कोई पहचानने वाला है। इसलिए आंदोलन वाली जो है अब स्थिति नहीं है, समय समाप्त होता चला जा रहा है। अच्छा, वही आपने जैसे बताया मुलायम सिंह के यादव के टाइम आपका बहुत उस टाइम पर रुतबा भी रहा है, सब कुछ है। उस टाइम 9 साल 10 साल पहले की जब बात करते हैं हम, तो एक और केस बहुत चर्चा में, और जो है उस समय एक ऑडियो वायरल हुआ तहसीलदार के साथ का, आपकी आवाज़ थी उसमें, और तहसीलदार से आप कह रहे थे किसी ट्रैक्टर को छुड़ाने का, वो कह रहा था अवैध है, और आपने कहा कि नहीं जो है उसको छोड़ दीजिए, और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आपने कहा 24 घंटे का समय देते हैं, 24 घंटे में हम तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या है, और 24 घंटे में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या था असल कहानी, क्या थी ये सच्ची कहानी? देखिए हम आपको बताएं, पहले तो आपने जो कहा रुतबा था, रुतबा नहीं था। हाँ। मतलब कहीं ना कहीं आपकी सुनी जाती थी, आपका एक पावर थी आप में। हम जो लोगों की आवाज़ थी, उस आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। और सबसे बड़ी बात, माननीय नेताजी के मन में हमारे प्रति विश्वास था, और हमने उस विश्वास को बनाने का प्रयास किया, और उनके जीवन भर हमने उसको कायम रखने का भी प्रयास किया। हमारे जहाँ तक आपने जो बात कही है कि आपने तहसीलदार से कहा, हमने तहसीलदार से, क्योंकि हमने देखा था, हमें जानकारी थी इस बात की कि टहरौली में जो तहसीलदार हैं या जो अधिकारी हैं, अवैध खनन लगातार करवा रहे हैं। अच्छा। हमारे एक कार्यकर्ता का ट्रैक्टर था, उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसको खड़ा कर लिया, और वही पैसे की जब मांग होने लगी तो हमने ज़रूर कहा था, हमने कहा उसको छोड़ दीजिए उसको, तो उसने कहा कि उन्होंने कहा कि वो ये अवैध खनन करते हैं। तो हमने कहा भाई अवैध खनन तो आप करवाते हैं, आप चाहें तो 1 दिन में रुक जाएगा, और अगर यही आपको पैसे दे देंगे तो अभी आप छोड़ देंगे। हमने ये कहा था, जरूर हमने कहा ये हमारा कार्यकर्ता है, हम चाहेंगे कि भाई इसके ट्रैक्टर को छोड़ दिया जाए और हिदायत दे दो कि ये कोई इस तरीके की कार्रवाई ना करे। लेकिन उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया, और वो किया तो स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे गुस्सा आया आपको। हाँ, इस बात को हमने अपने सरकार तक पहुंचाया कि भाई इस तरीके की कार्रवाई है, जहाँ कोई ईमानदार आदमी और इस बात को रोकने का प्रयास करे तो ठीक है। अगर हमारे लोगों के साथ ही जो है कोई पैसे लेकर के वो अवैध खनन करवाएगा तो निश्चित रूप से उस पर अंकुश लगना चाहिए। हमने इस बात को कहा, उन्होंने जांच कराई, जांच में वो बात सही पाई गई, उनका ट्रांसफर हो गया। तो ये सब चीज़ें तो बड़ी अमूमन हैं। जो लोग इस तरीके के लोग हैं, तो हमारे जो नेता थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, हमारे ऊपर भरोसा
भरोसा था, विश्वास था, और वो इस बात को मानते थे कि हम कोई ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। उनको जो बात बता रहे हैं वो गलत नहीं है, सही है। वो अकस्मात उसकी जांच भी कभी कभी कराते थे, हम जो कहते थे वही सही पाई जाती थी। तो इस वजह से वो हमारी बात पे भरोसा करते थे, और हमने कभी गलत बात कही नहीं, और हमने जो बात कही उसका उन्होंने हमें पूरी तरीके से परिणाम भी दिया, कि जिससे कि जो हमने कहा वो परिणाम भी आया। जैसे ये रैंडम अगर हम बात करते हैं इस मैटर के अलावा भी मतलब और सरकारें भी जो होती हैं अलग अलग जगहों पर भी होती हैं, और नेता एमएलए एमपी होते हैं, तो अधिकारियों के ट्रांसफ़र कराना कितना मुश्किल होता है मतलब नेताओं के लिए? वैसे मतलब क्या वो एक सीधा कॉल करते हैं सीएम को या फिर बड़े किसी नेता को और फिर ट्रांसफ़र हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, कहीं भी ऐसा नहीं होता। अच्छा। जो सत्ता में लोग हैं, वो लोग, कोई बात कही जाती है तो उसकी जांच भी कराते हैं, उसके बारे में जानकारी अपने स्रोतों से, जो उनके स्रोत हैं उनसे जानकारी भी कराते हैं। अगर सही पाई जाती है तो हो सकता है कि वो कार्रवाई भी कर सकते हैं, और सही नहीं पाई जाती तो कार्रवाई नहीं भी हो सकती। कोई भी कहता रहे, कितनी भी बार कहता रहे, ऐसा नहीं है। हम लोग भी कई बार ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों के लिए कहते थे और वो उनकी जांच में सही नहीं आती थी, बहुत लोगों को ट्रांसफ़र नहीं होता था। नहीं हो ठीक है, जो होगा उसी से काम चलाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसका। कोई, हमने कभी ट्रांसफ़र का इशू नहीं बनाया, ना कभी कहा ठीक है कह दिया, अगर हो जाएगा अच्छी बात है, नहीं होगा तब भी अच्छी बात है। हम अगर ठीक हैं, हम ये विश्वास, अपने आप में हमें विश्वास है कि कोई भी अधिकारी होगा, हम उस अधिकारी से काम कराने में विश्वास करते हैं, और हम उस अधिकारी से भी काम करा सकते हैं, हम उनसे भी काम ले सकते हैं। तो हम ट्रांसफ़र पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते कि ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कोई अधिकारी आएगा तो पता लगा उससे क्या ज़रूरी है कि उससे कोई अच्छा आदमी आ जाए? हो सकता है कि उससे और तेज तरह का आदमी आ जाए। आज भ्रष्टाचार की शिकायत की है, कल कोई उससे भी ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारी आ जाए। तो ये तो सब चीज़ें कोई पता नहीं होती हैं। इसलिए जो काम है ठीक है, उनके गलत काम की शिकायत भी करना चाहिए, अच्छे काम की तारीफ भी करना चाहिए। बिल्कुल, दोनों चीज़ें अगर होंगी तो निश्चित रूप से अच्छा चलेगा। अच्छा, जैसे कि हमने बात करी कि मुलायम सिंह, आपने ही बताया कि मुलायम सिंह आपका बहुत सम्मान करते थे, कहीं ना कहीं आपको बहुत उस टाइम पर वेटेज रहा, पावर। सम्मान नहीं करते थे, वो हमें प्यार करते थे। बिल्कुल, आप उनके जूनियर थे कहीं ना कहीं। नहीं, जूनियर नहीं, हमारे पिता समान थे। उन्होंने, देखिए, हम पैदा जरूर डकूर में हुए, गाँव में पैदा हुए, लेकिन पॉलिटिक्स का रास्ता उन्हीं ने हमें दिखाया, और उन्हीं ने यहाँ तक जो सफ़र हुआ, उस सफ़र में उनका हमारे ऊपर वरद हस्त रहा, और उनके संरक्षण में ही हम आगे बढ़े हैं। बिल्कुल मेहनत हमने की है। ये हम कहते हैं कि ऐसे केवल आशीर्वाद से कोई काम नहीं हो सकता। हमने भी प्रयास किया है, हमने भी कभी दिन नहीं देखा, कभी रात नहीं देखी। हमने पूरे जवानी भर हम घर में नहीं रह पाए। हम घर में नहीं रह पाए। हम आपको बताएं, हम पूरे रात भर यात्रा करते थे, दिन भर पार्टी का काम करते थे, फिर रात में दूसरी जगह के लिए यात्रा करते थे। दिन और रात हम लोगों ने काम करके और पार्टी को इस स्तर तक पहुंचाने में मेहनत और प्रयास किए हैं। तो जब पार्टी नई बनी थी उस दौरान में तो बहुत कम लोग थे, पर पार्टी ने आपको हमेशा उस हिसाब से एक्नॉलेज भी किया। जितना टाइम मुलायम सिंह का रहा तब तक तो बिल्कुल किया। इसीलिए यही सवाल मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहती हूँ कि जब अखिलेश यादव आए, 12 में सीएम बने, वो 12 से 16 तक का जो पीरियड रहा, उसमें क्या रहा? क्या आपको लगता है मतलब उस समय आपका रुतबा वो जो था, वो उसमें कमी क्यों दिखी? देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता ना, हम ऐसा कह सकते हैं 12 से 16 में भी हमें पूरा सम्मान मिला, पूरी इज्जत मिली। हम उसी बीच में 2014 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, उसी के साथ हम फिर राज्यसभा के मेंबर बने। हाँ, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमें सम्मान नहीं मिला। हमें पूरा इज्जत, पूरी सम्मान मिला, कोई सम्मान नहीं। लेकिन समस्या कहाँ आती है, हम आपको बताएं। हम लोगों ने जो मेहनत की है, हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं, पूरा जीवन जो है पार्टी के लिए लगाया है। पार्टी को हम इस बात को स्वीकार करते हैं। हमने पहले भी कहा कि आज हम जो भी हैं पार्टी की वजह से और नेताजी की वजह से हैं, लेकिन पार्टी भी आज जहाँ है
वो सींचा है आपने वही तो कह जड़ों से। पार्टी भी जिस बुलंदी पे है उस पार्टी को बनाने में भी हमारा भी खून पसीना लगा है, हम भी उसके कहीं ना कहीं शेयर होल्डर हैं। लेकिन जो हमारी आज की पीढ़ी है वो ये बात महसूस नहीं करती है, हम आपको बताएं, एक्नॉलेज नहीं करती उस बात को। क्योंकि स्वाभाविक है। कारण क्या है, माननीय मुलायम सिंह यादव ने पार्टी खड़ी की थी, उन्होंने दिन और रात मेहनत की थी, लोगों को लगाया था, खुद मेहनत की थी, तो उन्हें वो परिस्थितियां पता थी। लेकिन जो उस रजीम के बाद, उस पीढ़ी के बाद जो लोग पैदा हुए उन्हें पार्टी हरी भरी मिली है, जमी जमाई मिल गई। हाँ, हरी भरी पार्टी मिली है। तो जो जिनको हरी भरी पार्टी मिली है, स्वाभाविक है उनको ये पता ही नहीं है कि पार्टी में क्या क्या हुआ, पार्टी को बनाने में क्या किनके खून पसीने लगे हैं, कैसे पार्टी खड़ी हुई है। इसलिए थोड़ा होता है, लेकिन वो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हम इसको भी कोई ज़्यादा महत्व नहीं देते। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये तो आप जैसे हम हैं, हमने गांव की गरीबी भी देखी है, हमने खेती भी देखी है, हमारे पिताजी ने हमें किस तरीके से पढ़ाया, हमने बताया आपको, हमने देखा है। लेकिन हमारे बेटे जब आए हैं वो झांसी में रहे हैं, वे दिल्ली में रहे हैं, लखनऊ में पढ़े हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि गांव में कैसे हम चले थे और कहाँ तक पहुँचे हैं। तो और उनके आने वाली पीढ़ी, उनके बेटे होंगे तो देखो और ज़्यादा उनको पता ना हो। तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसके बारे में ज़्यादा किसी को वो नहीं होना चाहिए। ना हमारी इतनी अपेक्षाएं हैं, ना हम इस पे कोई कमेंट्स करना चाहते। लेकिन ये है कि हम अपने आप में सेटिस्फाइड हैं कि हमने हमेशा प्रैक्टिकल जीवन जिया है, हमने पूरी मेहनत और पूरे प्रयास पार्टी को मजबूत करने में किया है। पार्टी ने हमें पूरी इज्जत और पूरा सम्मान दिया है, हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं, हमें कहीं किसी से कोई शिकायत नहीं है। जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, चलती आगे आने वाली पीढ़ी है वो चलेगी, वो तो जो आएंगे वो आगे दूसरे लोगों को के साथ वही व्यवहार करने लगेंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल नेताजी, लेकिन कहीं ना कहीं आप जिस पद पर हैं, हम चूंकि बुंदेलखंड में हैं, आप बुंदेलखंड के एक बहुत बड़े नेता हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल वो आप अलग है ही, लेकिन बुंदेलखंड की जनता चूंकि आपसे गांव में कस्बों में जुड़ी हुई है, तो जब कुछ ऐसा होता है उस समय पर भी भले ही सरकार थी, लेकिन फिर भी बुंदेलियों को बहुत अजीब भी लगता था उस समय पर, और कहीं ना कहीं निगलेक्टेड भी फील होता था कि हमारे जो नेता हैं उनको सम्मान उतना नहीं मिल रहा है। ये बात बिल्कुल सच है, आप मानते होंगे इस बात को? नहीं, ये सही है, स्वाभाविक है। लोगों को, जो हमारे शुभचिंतक हैं, उनको हमेशा ऐसी परिस्थितियां जब बनती होंगी तो निश्चित रूप से तकलीफ होती होगी, होता है, बिल्कुल तकलीफ होती होगी जो हमारे शुभचिंतक हैं। और हमने तो हमें इस बात की अपने आप में हम संतुष्ट हैं कि जो हमें ताकत मिली पार्टी की तरफ से, नेताजी की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसका हमने सदुपयोग किया है। लोगों के लिए हमने काम किया, लोगों की मदद करने का काम किया। और मैं चुनौती के साथ, चैलेंज के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि मैंने कभी किसी के साथ ना तो अन्याय किया, ना अत्याचार किया, हमने कभी ठेकेदारी नहीं की, हमने कभी कोई प्रॉफिट की पॉलिटिक्स नहीं की, कहीं किसी से एक पैसे के हम गुनहगार नहीं हैं। हमने कभी कोई ऐसा काम, हमने किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं किया, हमने किसी को जो है सताया नहीं, हमने कभी पावर में रहते हुए भी, सत्ता में रहते हुए भी हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। इसलिए हम अपने आप में संतुष्ट हैं, हमें खुशी है कि पूरे जीवन भर हमें सब कुछ करने के बाद हमारे ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। नेताजी, पिछले दिनों की बात है, लखनऊ में एक मीटिंग थी, पार्टी मीटिंग थी, और समाजवादी पार्टी के सभी मेन नेता जो है वो मौजूद थे। अखिलेश यादव वहाँ थे, आप लोग भी वहाँ पहुँचे, और बहुत चर्चाओं का विषय ये मीटिंग रही है। जनता में भी बहुत इस बात की चहल पहल है, और ये सुनने में आया कि अखिलेश यादव से आपकी कुछ खासी गर्मा गर्मी हुई। वो क्या हुआ असल में, उस मीटिंग में क्या हुआ, हम लोग जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है। देखिए, एक बात बताएं जी, कि पहले तो ये है कि गर्मा गर्मी का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो कुछ भी बातचीत जो हुई वो बड़े नेता हैं हमारी पार्टी के, जहां हम अभी तक हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गर्मा गर्मी का सवाल नहीं है, सवाल वही है,
हमने जो आपसे कहा है अभी जो बात कही है कि लोग इस बात को महसूस नहीं करते हैं, लोग इस बात को महसूस नहीं करते हैं कि इस पार्टी को बनाने में कितने लोगों का कितना खून पसीना लगा है, कितनी लोगों ने मेहनत की है। अगर लोग इस बात को महसूस करें तो निश्चित रूप से हम कहते किसी को कुछ मिले ना मिले, मिलना ना मिलना कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कहीं किसी के सम्मान से खिलवाड़ होगा तो निश्चित रूप से उसमें तकलीफ होगी। आरोप प्रत्यारोप लोग करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो स्वाभाविक है जो नेता हैं वो अपनी बात कहेंगे, और उन्होंने जो बात कही हम लोगों ने सुन ली उनकी बात को। क्या उसमें हमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उसको बहुत वो किया, लेकिन एक बात ज़रूर है, हमने हमेशा वहाँ भी कहा था और यहाँ भी कहा, आपके सामने भी कह रहे हैं, लोगों के बीच में भी कह सकते हैं कि मैंने पहले भी कहा कि कोई प्रॉफिट के लिए कभी हमने राजनीति का सहारा नहीं लिया, हमने किसी को प्रताड़ित नहीं किया, ना हमने कोई इस तरीके का काम किया। हमने केवल इज्जत और सम्मान के लिए राजनीति की, तो इज्जत और सम्मान की जहाँ कमी होगी निश्चित रूप से उस बात की तकलीफ होगी। हमने केवल यही बात की, क्योंकि आज हमें लगभग 45 साल होने जा रहे हैं जी। बहुत से लोग हमारे साथी, बहुत से साथी जो हमारे साथ काम करते थे, आज 3-3, 4-4 पार्टियां बदल करके बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए, लेकिन मैंने कभी इस बात की तमन्ना नहीं की कि पद पे हैं या नहीं हैं। हमने जो प्रयास, हमने कहा कि मेहनत हमने की, प्रयास हमने किया, नेताजी का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा, हम चाहे जहाँ रहे हों, और हमने वहाँ अगर सफलता पाई है तो वो मेहनत करके और प्रयास करके सफलता पाई है। तो इसमें हम समझते हैं कि इज्जत और सम्मान के लिए हम राजनीति करते हैं। इज्जत और सम्मान नहीं होगा, निश्चित रूप से उससे कोई समझौता हम कभी कर नहीं सकते, ना हमारा कोई समझौता कभी है। हम सम्मान के लिए राजनीति किए, सम्मान के लिए राजनीति करेंगे, और कभी कोई हमारे पास ऐसा कोई, अगर हमने कोई गलत काम किया होता तो कोई भी हमसे कह सकता था, लेकिन कभी नहीं। हमने हमेशा लोगों की मदद की है, और मैंने अक्रॉस पार्टी लाइन, अगर मदद का सवाल आ गया, कोई भी हो, जहां जस्टिस है, हमने उसके साथ देने का काम किया और उसके साथ खड़े हो। नेताजी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सीएम मोहन यादव, और लोग कहते हैं कि आपके बहुत करीबी उनसे संबंध रहे हैं, नज़दीकियाँ रही हैं। क्या है मतलब, देखिए सरकार में आपने कोई अब ऐसा है ना कि वो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश की जनता ने उनको चुना है, उनकी पार्टी ने उनको लीडर चुन करके वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया है, और ये तो स्वाभाविक है। हमारे उनसे पारिवारिक संबंध पहले से हैं। जब वो मंत्री भी नहीं थे या मुख्यमंत्री नहीं थे, तब से हमारे उनसे रिश्ते हैं। वो हमारे यहाँ जब मुख्यमंत्री नहीं थे, शादी ब्याह में सब जगह हमारे यहाँ वो आते जाते रहे हैं, हम उनके यहाँ आते जाते रहे हैं। तो जब हम लोगों के ऐसे रिश्ते हैं, तो ऐसे रिश्तों में तमाम ये जो पॉलिटिक्स है ये आड़े नहीं आती है। तो हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके अपने सामाजिक दायरे में रह करके अपने जो संबंध हैं उनको भी कायम रखते हैं। पार्टी नीतियाँ पार्टी की वो अलग हैं, वो हमने कभी उनसे भी समझौता नहीं किया, ना हमने कभी कोई इस तरीके की बात की। तो हमारे रिश्ते अच्छे रिश्ते हैं, और पहले से रिश्ते हैं, और वो रिश्ते हैं और रहेंगे हमेशा, उसमें कोई पार्टी में ये जो पिछले दिनों ये मैटर हुआ पार्टी मीटिंग में, क्या उसमें भी इस मैटर को लेकर कुछ खटास थी? अब वो लोगों ने कहा होगा, लोगों ने हमारे नेताओं से कहा होगा कि इनके रिश्ते हैं या आते जाते हैं या मिलते, क्योंकि वो हमारे सभी जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, अभी हमारे जो ग्रैंडसन का बर्थडे था उसमें भी वो हमारे कार्यक्रम में आए थे, हमारे छोटे कार्यक्रम में भी आते हैं, हम भी जाते हैं। तो स्वाभाविक है लोगों को ऐसा लगता है कि इनको इनके नज़दीकी हैं, तो
कहा होगा नेताओं से, और नेताओं ने उनकी बात सुनी होगी, जो भी है मुझे पता नहीं। लेकिन हम जो बात है, कोई हम छिप के काम नहीं करते। बहुत से लोग होते हैं जो सब काम चोरी से करते हैं, ज़्यादा करते हैं। चोरी से दूसरी पार्टी के नेताओं से मिलना, उनको सपोर्ट करना, उनकी मदद करना, कोई जान ना पाए। हमारा बिल्कुल क्लियर है, हमें हमारा क्लियर है कि जहाँ तक राजनीति की बात है, हम अपनी पार्टी के साथ थे, पार्टी के लिए लगे थे, पार्टी के लिए काम कर रहे थे। जहाँ तक रिश्तों की बात है, खूब हमारी मेल मुलाकात होती है, आपस में आते हैं जाते हैं, ब्याह में शादी में मिलना जुलना, वो हमारा सम्मान करते हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, पूरा रिगार्ड करते हैं। तो इन सब चीज़ों से, राजनीति से कोई सब नेता एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दूसरे के वो, तो इन सब चीज़ों को मानना नहीं चाहिए वैसे राजनीतिक लोगों को। लेकिन हो सकता है, अब जानते हो, जब ज़्यादा लोग कहते हैं तो कुछ जो है, हाँ, दिमाग में चलने लगता है, क्यों जाते हैं जी, क्यों बात करते हैं भाई, क्यों हम अपने रिश्तों को थोड़ी खत्म कर देंगे। हमारे रिश्ते हैं, रहेंगे, आगे भी बने रहेंगे, कोई इसमें कोई दिक्कत। बिल्कुल। अच्छा, आप इतनी मीटिंग्स करते हैं, आप दिल्ली में भी ज़्यादातर आपका रहना होता है, आप चूँकि क्रपको के चेयरमैन हैं और ICA के भी हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के साथ भी बैठते हैं। अमित शाह के साथ भी आपकी नज़दीकियाँ मानी जाती हैं, पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के साथ भी आपकी काफ़ी करीबी मानी जाती रही है। तो आप कभी भी जब बैठते होंगे तो आपस में थोड़ी बहुत बात तो होती होगी। कभी कोई ऑफर मिला आपको बीजेपी में आने का, चूँकि आप बड़े नेता हैं? देखिए, एक बात हम आपको बताएं जी, कि हम कोऑपरेटिव मूवमेंट में बहुत लंबे समय से, आज लगभग 3 दशक के ऊपर हो गया। हम 93 में यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन बने थे, और तब से लेकर के आज तक हम लगातार किसी न किसी संस्था के चेयरमैन हैं। और जब हम नेशनल लेवल पे किसी संस्था के चेयरमैन हैं, तो निश्चित रूप से उस विभाग के जो माननीय मंत्री होंगे, उनके साथ जुड़ करके काम करना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हमें इतना वो है तो हमें नहीं रहना चाहिए। जो माननीय राधा मोहन सिंह जी पहले कृषि मंत्री थे, हमारे उनके साथ खूब अच्छी नज़दीकियाँ रहीं, हम उनके साथ मिल करके कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए काम किया। इसके बाद माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री बने, हमने उनके साथ मिल करके कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाने में पूरी तरीके से काम किया। 2021 में मौजूदा सरकार ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट अलग बना दिया, और अलग बनाने के बाद माननीय अमित शाह जी को वो विभाग दे दिया, और वो सहकारिता मंत्री बन गए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ मिल करके कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाने के लिए बेहतर से बेहतर जो काम कर सकें वो करें। हमने उनके साथ मिल कर के काम किया, और आज भी कर रहे हैं। और हमें भी जितना उनकी तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है। और आपको एक बात बताएं, कोऑपरेटिव मूवमेंट ऐसा है कि इसमें राजनीति, जाति, धर्म, क्षेत्र, प्रदेश कहीं आड़े नहीं आता। हर पार्टी के लोग मिल करके जो कोऑपरेटिव ये मूवमेंट है, और इस मूवमेंट को चलाने में सभी पार्टी के लोगों का, सभी जाति धर्म के लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और सारे लोग मिल करके काम करते हैं कोऑपरेटिव में। जब माननीय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे या सहकारिता मंत्री थे, उस समय भी यहाँ से आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न पार्टियों के लोग हमारे साथ जुड़ करके यहाँ यूपी में काम करते हैं। तो आज हम काम कर रहे हैं उनके साथ मिल करके कोऑपरेटिव के लिए। और आपने एक बात और कही कि उन्होंने कोई ऑफर नहीं, हम आज इस बात को लोगों के सामने आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, आज तक कभी भी 3-3, 4-4 माननीय मंत्री जी के साथ काम किया, बहुत पावरफुल मिनिस्टर हैं, लेकिन आज तक माननीय सहकारिता मंत्री जी ने कभी इस बात को नहीं कहा कि आप किस पार्टी के आदमी हैं, वो हमारी पार्टी की सरकार है, आप ऐसे कैसे काम कर रहे हैं, आप हमारी पार्टी को कभी नहीं कहा। अच्छा। हमारी बात को पूरा सपोर्ट किया, हमने जो सही काम किया उसमें पूरा समर्थन दिया और पूरी तरीके से सहयोग किया। इसके लिए हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने
कभी हमसे इस बात के लिए ऑफर नहीं दिया कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। उन्होंने कहा आप राजनीतिक रूप से जहाँ हैं वहाँ काम करो, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन कोऑपरेटिव के लिए काम करो। तो हमने कोऑपरेटिव के लिए हमने भी अपनी पार्टी से ऊपर उठ करके सहकारी आंदोलन के लिए हमने उनके साथ मिल करके उनकी कोऑपरेटिव की नीतियों को मजबूत करने के लिए, मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, मूवमेंट के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, हमने समर्पित भावना से मूवमेंट को मजबूत करने के लिए काम किया। बिल्कुल। अच्छा, 2019 में यही थोड़ा सा बात इसके बारे में करना चाहूँगी। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव थे, उस समय भी ये चर्चाएं हमारे झांसी में, बुंदेलखंड में बहुत चली कि शायद नेताजी जो है पार्टी चेंज कर सकते हैं। 22 के विधानसभा में देखिए ऐसा है, हमने प्रयास किया ना हमें किसी ने कहा। अच्छा। लेकिन हमारे जो संबंध हैं, जब हम कोऑपरेटिव में काम करते हैं, हमने बताया 30 साल से ऊपर हो गए, तो हमारा सबसे अच्छा संबंध है। जब हमारा संबंध है तो लोगों को ऐसा लगता जरूर है। अच्छा। लेकिन हमने कभी प्रयास नहीं किया कि हम जो है किसी पार्टी को बदल करके और करें, चुनाव लड़ें। भी हमने पूरी ईमानदारी से हमारा जो गठबंधन था, हमने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का सपोर्ट किया। वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी खुद इस बात को कह सकते हैं हमने जान लगा के उनकी मदद करने का काम किया। वो इत्तेफाक है कि चुनाव नहीं जीते, वो अलग बात है, लेकिन जो हमारा सिद्धांत है उस सिद्धांत पे हम चल रहे हैं, उस कि हम कोऑपरेटिव में जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। बाकी हमारी राजनीति अलग है, राजनीति को हम राजनीति के साथ। अच्छा नेताजी, आप चूंकि सपा एक क्षेत्रीय पार्टी है और कहीं ना कहीं मतलब लोग सोचते हैं कि आप यहाँ के नेता रहे, बुंदेलखंड के एक बड़े नेता रहे, लेकिन फिर भी आप नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर सहकारिता के क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ गए। तो क्या था, मतलब किस तरीके से आप ये इन सीढ़ियों को हमने अभी आपको इस बात का जवाब दे दिया कि इसमें राजनीति कहीं आड़े नहीं आती है। अगर जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा मूवमेंट के लिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए, तो राजनीति उसमें आड़े नहीं आती। हमने ईमानदारी से काम किया। हमने बताया कि माननीय राधा मोहन सिंह जी थे, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी थे। इसके बाद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट अलग बन गया और बेहतर तरीके से काम होने लगा। तो जब काम होने लगा, हमने भी आगे बढ़ करके हिस्सा लिया और उस मूवमेंट को मजबूत करने में हमने अपनी पूरी शक्ति लगाई, पूरा समर्पण दिखाया। तो निश्चित रूप से लोग हमें सपोर्ट करेंगे, लोग हमें मदद करेंगे। आज हमें पूरा सपोर्ट भी मिल जाता है। पूरा हम संस्था को चला रहे हैं, जहाँ जिस संस्था के हम चेयरमैन हैं, उस संस्था का आज जो प्रोडक्शन है 3 गुना है, जो है टर्नओवर है वो कई गुना बढ़ गया। हम जो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम बेहतर काम कर रहे हैं। सभी लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। तो हमें क्या आगे बढ़ने में, अगर हमें मूवमेंट के लोगों का सपोर्ट है जिसमें सारी पार्टियों के लोग हैं, तो निश्चित रूप से सपोर्ट मिलेगा। हम आगे प्रयास कर रहे हैं, हमारा काम प्रयास करने का है, लोग हमें मदद कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो अब नेताजी अगला कदम क्या है आगे, अब कहाँ देख रहे हैं आप अपने आप को? देखिए, हमने आपसे 2 बातें कही हैं। एक तो हम कोऑपरेटिव के लिए काम कर रहे हैं, हम काम करेंगे और मजबूती के साथ करेंगे और सक्रियता के साथ करेंगे। जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति में हम पूरी तरीके से सक्रिय हैं। लोगों की समस्याओं को लेकर के हमने हमेशा संघर्ष किया है, लोगों की मदद करने का काम किया है। हम जिस स्तर पर भी हैं, लोगों की मदद करने का काम करेंगे। किसी के साथ अन्याय अत्याचार होगा, आगे बढ़ करके उसको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम पूरी तरीके से राजनीति में भी अपने क्षेत्र में हम सक्रिय हैं। और हमने एक बात और कही है कि हमने अपनी इज्जत और सम्मान के लिए हमने राजनीति की है। इज्जत और सम्मान के लिए हम राजनीति करेंगे, सम्मान रहेगा, जरूर ताकत लगा करके पूरी तरीके से करेंगे। हम इज्जत और सम्मान से कहीं समझौता नहीं कर सकते, मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इज्जत और सम्मान पे। इज्जत और सम्मान से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसी के लिए हम राजनीति कर रहे हैं। कोई आदमी अगर साबित कर देगा कि हमने पैसे किसी से वसूल किए, हमने किसी से पैसे लिए हैं, तब तो कोई समझौता कर सकता है।
हमने पैसे के लिए राजनीति की नहीं की, हमने इज्जत और सम्मान के लिए राजनीति की। तो इज्जत और सम्मान से कोई हमारा समझौता है नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव ने उस मीटिंग के बाद कभी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, कभी कुछ कांटेक्ट करने की, या किसी बड़े नेता ने आपसे बात करने की कोशिश हमसे बहुत लोगों से बात हुई, और लोगों ने इस बात को महसूस भी किया। ऐसी बात नहीं है कि जो है जिस तरीके से बातें हुई नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें हुई हैं। तो इज्जत और सम्मान के साथ तो भाई केवल इज्जत और सम्मान ही की बात है, बाकी क्या बात है। हम कुछ मांग रहे हो नहीं मिले, ये तो राजनीति है। देखिए आपको बताएं, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है। जो मांगता है कुछ सब कुछ थोड़ी मिल जाता है, हम भी जानते हैं, इतने दिन से राजनीति में हैं। लेकिन इज्जत और सम्मान जिसके लिए हमने 45 साल लगाए, तो उसमें भी अगर कहीं कंजूसी होगी, उसमें भी कहीं कोई बात होगी, तो फिर निश्चित रूप से तकलीफ होगी। अच्छा, एक रैपिड फायर राउंड है, छोटा सा 5-6 सवाल हैं, बस आप एक एक शब्द में ही उसका जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का आज तक का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन रहा है? अभी तक का मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव। अभी प्रेजेंट में कौन ऐसा नेता है पूरी इंडिया की पॉलिटिक्स में जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, आइडियलाइज करते हैं? देखिए, अब अभी तक तो हमें तो भाई हमारी पार्टी का नेता ही हमें अच्छा लगता है। हाँ। और कौन सा नेता अच्छा लगेगा पूरा, और कोई नहीं समझ में आता है भी आपको? तो मोदी जी हैं और तमाम बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी युवा नेता है। कारण क्या है? देखिए, हम आपको मतलब पार्टी से हटके भी अगर अपन बात कर रहे हैं, तो मैं अभी पार्टी से हम पार्टी से हटके कैसे बात करेंगे अभी? आप कोऑपरेटिव के नेता के बारे में पूछिए, आप कोऑपरेटिव के मिनिस्टर के बारे में पूछिए, हम बता देंगे। कोऑपरेटिव हमारा अलग सब्जेक्ट है, उसमें हम बता सकते हैं। आज तक कोऑपरेटिव के जितने नेता रहे हैं उसमें कोऑपरेटिव में बेहतर काम किया है माननीय अमित शाह जी ने, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। अच्छा, हम नेताजी की बात करें तो नेताजी को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? नेताजी तो सीधे हमारी तो हम तो दाल रोटी खाने वाले आदमी। दाल रोटी पसंद है, बाहर चाट वाट कुछ नहीं पसंद। कुछ हमारा ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली में मिल जाए ठीक है, नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं। आपकी फैमिली में आपसे सबसे क्लोज इस समय पर कौन है? इस समय तो सबसे क्लोज जो है हमारे ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ही होते हैं, तो वही है जी, वही है सबसे। उन्हीं के साथ अपना मनोरंजन करते हैं बैठ के। चलिए ठीक है। हमारे साथ आज द साक्षी राय पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में मौजूद थे डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व लोकसभा सांसद रहे हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं, और आज हमने इतनी बातें करी हैं, मुझे लगता है कि जनता का भरपूर मनोरंजन भी हुआ होगा, और कहीं ना कहीं जितने सवाल लोगों के मन में होते होंगे, कोशिश मैंने की है कि उन सभी को जवाब जो है नेताजी से ज़रूर लें। और बुंदेलखंड के जितने लोग हैं, और कुछ सवाल अगर आपके मन में अभी भी नेताजी से रह गए हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, लेकिन और किस मेहमान को हमारे आप इस पॉडकास्ट में चाहते हैं, आज का आपको पहला एपिसोड कैसा लगा है, ये भी हमें बिल्कुल अपने अपडेट्स दीजिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, लेकिन साक्षी राय पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। नेताजी, आपसे भी कहेंगे थोड़ी सी अपील कर दीजिए हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए। बिल्कुल, हम आपने जो यहाँ बुंदेलखंड में ये लोगों की आवाज़ को उठाने का जो मौका आपने अपने चैनल के माध्यम से दिया है, निश्चित रूप से हम सभी लोगों से आज के मौके पे कहना चाहते हैं कि साक्षी राय पॉडकास्ट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से जहां राजनीतिक सूचनाएं प्राप्त करिए, वहीं अपनी भी इच्छाएं उन तक पहुंचाने का प्रयास करिए। बिल्कुल, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए द साक्षी राय पॉडकास्ट पे, और इसके साथ ही हमारा न्यूज़ चैनल है खरी बात न्यूज़ के नाम से, आप उसको भी यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए, फेसबुक पे भी हमें फॉलो करना मत भूलिए, और डेली अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच नेताजी। थैंक यू, नमस्कार सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी।